नमस्कार, मैं हूं स्मृति झा और आप देख रहे हैं द सूत्रधार। द सूत्रधार के करंट अफेयर सेगमेंट में बात होगी देशद्रोह की धारा 124A की। संक्षेप में जानेंगे इसका इतिहास और समझेंगे फिलहाल क्यों चल रहा है इस पर विवाद। आईपीसी की धारा 124A के तहत देशद्रोह के अपराध की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस पर जमकर राजनीति हो रही है। देश के अलग अलग भागों में हुई राजनीतिक गिरफ्तारियों में भी इस धारा का खूब इस्तेमाल किया जा रहा है। महाराष्ट्र की सांसद नवनीत राणा ताजा मिसाल है। सांसद नवनीत राणा पर देशद्रोह आईपीसी में 124 का केस दर्ज किया गया था। हालांकि अब उन्हें मामले में जमानत मिल गई है। सियासी लोगों के अलावा पत्रकारों के खिलाफ भी देशद्रोह की धारा 124A का खूब इस्तेमाल हुआ। कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल आज इस धारा को हटाने के पक्ष में हैं, लेकिन जब देश और ज्यादातर राज्यों में उनकी सत्ता थी तब उन्होंने भी अपने विरोधियों के खिलाफ जमकर इसका इस्तेमाल किया, जिसका उल्लेख मैं आगे करूंगी। देशद्रोह के कानून को रद्द करने पर पहली बार बहस नहीं छिड़ी है। पहले भी इस पर खूब बहस हुई है। पिछले महीने पत्रकार विनोद दुआ के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को कड़ी फटकार लगाई थी। चलिए पहले समझते हैं कि यह कानून क्या है, कब लागू हुआ, सरकारें किस तरह इसका दुरुपयोग करती हैं। भारतीय दंड संहिता या इंडियन पिनल कोड आईपीसी की धारा 124A में राजद्रोह की सजा का उल्लेख है, पर इसका निर्धारण कैसे होगा कि किसी व्यक्ति ने राजद्रोह किया है या नहीं। इस पर कानून में राजद्रोह के 4 सूत्र बताए गए हैं: बोले गए शब्द, लिखे गए शब्द, संकेत या कार्टून, पोस्टर या किसी और तरह से प्रस्तुति। अगर दोष साबित हुआ तो 3 साल की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अधिकतम सजा उम्र कैद की है। इस सेक्शन के साथ 3 स्पष्टीकरण भी दिए गए हैं। असंतोष में देशद्रोही और दुश्मनी की भी संभावना शामिल है। दूसरा और तीसरा स्पष्टीकरण कहता है कि कोई भी व्यक्ति सरकार के फैसलों या उपायों पर टिप्पणी कर सकता है, पर उसमें उसका अपमान या नफरत नहीं होना चाहिए। अब जानते हैं आईपीसी की धारा 124A का इतिहास। आईपीसी 1870 में बना और लागू हुआ। इस कानून को जेम्स स्टीफन ने लिखा था। उस वक्त जेम्स ने सरकार की आलोचना को राजद्रोह से जोड़ते हुए लिखा था कि सरकार की आलोचना बर्दाश्त नहीं होगी। उसने तो यह फैसला भी पुलिस पर छोड़ दिया था कि किस हरकत को देशद्रोह माना जा सकता है और किसे नहीं। साफ है कि गोरे भारत की आजादी के आंदोलन को दबाना चाहते थे और इसके लिए कानून लाया गया था ताकि आंदोलनकारियों को दबाया जा सके। हुआ भी ठीक ऐसा ही। स्वाधीनता की मांग कर रहे क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों पर इस कानून के तहत केस चलाए गए। उदाहरण के लिए 1891 के बांगोबासी केस, 1897 और 1908 में बाल गंगाधर तिलक के केस और 1922 में महात्मा गांधी के केस में अदालतों ने टिप्पणी की कि जरूरी नहीं कि हिंसा भड़कनी चाहिए। अगर अधिकारियों को लगता है कि किसी बयान से सरकार के खिलाफ असंतोष भड़क सकता है तो राजद्रोह के तहत गिरफ्तारी कर सजा सुनाई जा सकती है। फटाफट जान लेते हैं क्या है केदारनाथ सिंह बनाम बिहार सरकार मामला। 70 के दशक के शुरुआत में बिहार में एक राजनीतिक गिरफ्तारी पर ऐसा सुप्रीम फैसला आया जिसका जिक्र आज तक होता रहा है। बात हो रही है केदारनाथ सिंह बनाम बिहार सरकार केस, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। आज सुप्रीम कोर्ट के सामने जो प्रश्न है वह 6 दशक पहले भी था। 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के खिलाफ दाखिल केदारनाथ सिंह की याचिका पर देशद्रोह के कानून यानी सेक्शन 124A को कायम रखा था। उसके बाद से हर केस में इस फैसले का जिक्र किया जाता है। केदारनाथ सिंह बिहार में फॉरवर्ड कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। साल 1953 में केदारनाथ सिंह ने बेगूसराय की एक रैली में सत्ताधारी कांग्रेस के खिलाफ जमकर निशाना साधा था। अपने भाषण के दौरान उन्होंने कहा था कि आज सीबीआई के कुत्ते बेगूसराय के आसपास घूम रहे हैं। कई ऑफिशियल्स कुत्ते इस रैली में भी हैं। भारत के लोगों ने जिस तरह अंग्रेजों को देश से बाहर निकाला और कांग्रेसी गुंडों को गद्दी पर बिठा दिया, जिस तरह हमने गोरों को भगाया वैसे ही हम कांग्रेसियों को भी भगाएंगे। केदारनाथ के ऐसे तीखे भाषण के बाद प्रशासन सक्रिय हुआ। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ने केदारनाथ को राजद्रोह का दोषी माना और सजा सुना दी। पटना हाईकोर्ट ने भी उनकी अपील को खारिज कर दिया।
तब 1962 में सुप्रीम कोर्ट में केदारनाथ सिंह ने सेक्शन 124A की संवैधानिक वैधता को खत्म करने की मांग की थी। उनका कहना था कि संविधान के आर्टिकल 19 में उन्हें बोलने की आजादी मिली है और यह कानून उन्हें अधिकार से वंचित कर रहा है। तब सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने इस कानून की वैधता को तो कायम रखा, पर इसका इस्तेमाल कब और कैसे किया जा सकता है इसके लिए नियम तय कर दिए। तय हुआ कि सरकार की आलोचना करना राजद्रोह नहीं है। अगर लिखे या कहे गए शब्द सरकार के खिलाफ हिंसा भड़काने या कानून व्यवस्था बिगाड़ने के लिए हैं तो ही राजद्रोह का दोष बनेगा, अन्यथा नहीं। अब देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट आगे देशद्रोह की धारा 124A को लेकर क्या फैसला या टिप्पणी करती है। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलेंगे एक और नए वीडियो या कहानी के साथ। तब तक आप देखते रहिए द सूत्रधार।